आगे देखते हैं सरकम नेविगेशन। टू प्रूव द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, फर्डिनांड मैगेलन, अ पोर्तुगीज एक्सप्लोरर, अंडरटुक द टास्क ऑफ सरकम नेविगेशन ऑन द ईयर 1511। तो धरती की स्फेरिकल शेप को प्रूव करने के लिए फर्डिनांड मैगेलन, जो कि एक पुर्तगाली एक्सप्लोरर था, उसने धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाने का 1511 में जिम्मा उठाया। हिज सक्सेसफुल सरकम नेविगेशन टू प्रूव द स्फेरिकल शेप ऑफ द, और उसके इस कामयाब प्रयोग ने धरती की स्फेरिकल शेप की पुष्टि की। टुडे मैनी फ्लाइट्स मेक ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड, दिस प्रूव दैट द अर्थ इज स्फेरिकल। सो मौजूदा समय में बहुत सारी जो फ्लाइट्स हैं वो पूरी दुनिया की ट्रिप लगाती हैं, जिससे कि ये प्रूफ होगा कि इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है। अगला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी आप जानते ही हो कि चुंबक पावर होती है, गुरुत्वाकर्षण, किसी को अपनी तरफ खींचने की जो शक्ति है धरती की, उसे ग्रेविटेशन कहा जाता है। एवरी सब्सटेंस हैज इट्स ओन वेट, हर एक जो सब्सटेंस है उसका खुद का अपना वेट है। दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये धरती के सेंट्रल ग्रेविटेशनल पुल के कारण ऐसा होता है। द वेट ऑफ एनी सब्सटेंस रिमेन ऑलमोस्ट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। सो जो किसी भी सब्सटेंस का जो वेट है वो लगभग सेम ही रहता है धरती के ऊपर सब जगह। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द अर्थ इज स्फेरिकल, और ये तभी पॉसिबल हो पाता है अगर धरती की जो शेप है वो स्फेरिकल हो। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सैटेलाइट पिक्चर्स। तो सैटेलाइट पिक्चर्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस रिप्रेजेंट द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। तो जो सैटेलाइट पिक्चर्स ली गई हैं धरती की स्पेस में से, उससे भी धरती की स्फेरिकल शेप जो है वो प्रूफ हो जाती है। अगला एविडेंस है सैटेलाइट्स। तो जो सैटेलाइट्स हैं धरती के ऑर्बिट के ऊपर, वो बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो भेजते हैं अपने बेस स्टेशंस को। जो डाटा प्रोवाइड किया गया है इन सैटेलाइट्स के द्वारा, उससे भी ये बात प्रूफ हो जाती है कि धरती की जो शेप है वो स्फेरिकल है। अगला टॉपिक है सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द अर्थ। सो धरती के बारे में कुछ बहुत रोचक तथ्य। अर्थ इज़ वन ऑफ द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सो अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है। द सन इज़ नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। तो जो सन है वो धरती के पास में है। एवरेज डिस्टेंस इज बिटवीन सन एंड द अर्थ इज़ 150 मिलियन किलोमीटर। तो 150 मिलियन किलोमीटर सन और अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस है। अर्थ इज़ वन ऑफ द इनर प्लैनेट। तो अर्थ जो है वो एक इनर प्लैनेट है। इनर प्लैनेट का मतलब है कि सूरज के काफ़ी पास वाला प्लैनेट है। अर्थ इज़ वन ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो ये एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी है। द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम इज़ थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो जो धरती की जो पोजीशन है सोलर सिस्टम में सूर्य से, वो तीसरे ग्रह के तौर पर है। इट इज़ आल्सो नोन एज वेट प्लैनेट और वाटरी प्लैनेट। इसको वेट प्लैनेट या वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों, वो आप पहले देख चुके हो। इट इज़ यूनिक प्लैनेट विच हैज़ एटमोसफेयर टू सपोर्ट लाइफ। तो इसकी एक और अद्भुत जो खूबी है वो ये कि इस पर एटमोसफेयर अवेलेबल है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ 12,756 किलोमीटर। तो जो इक्वेटोरियल डायमीटर है धरती का वो 12,756 किलोमीटर है। द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12,714 किलोमीटर। तो जो पोलर डायमीटर है धरती का वो 12,714 किलोमीटर है। द मास ऑफ द अर्थ इज, सो धरती का जो मास है वो 5,378 बिलियन टन्स है। तो इतना ज़्यादा है, आप आइडिया लगा सकते हो। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज़, तो धरती का जो वॉल्यूम है वो 1083 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर है, और ये सोलर सिस्टम में फिफ्थ है, इसका फिफ्थ रैंक है। सरकमफिरेंस इक्वेटोरियल जो है धरती का 40,077 किलोमीटर है, और पोलर के ऊपर जो इसका सरकमफिरेंस है वो 40,009 किलोमीटर है।
एवरेज सरफेस टेम्परेचर इज 17 डिग्री सेल्सियस। तो जो एवरेज टेम्परेचर है धरती का वो 17 डिग्री सेल्सियस है। मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 58 डिग्री सेल्सियस। तो 58 डिग्री सेल्सियस इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है। द टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज 365.1 ओवर 4 डेज। तो धरती का जो रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है सूर्य के इर्द गिर्द वो 1 साल है या 365 1/4 डेज है। द टाइम टेकन टू टर्न वंस ऑन इट्स एक्सिस 23 आवर 56 मिनट्स 1 डे। तो धरती की जो रोटेशन का जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 1 डे है, जिसमें 23 आवर्स और 56 मिनट है। एवरेज हम इसको 24 आवर गिनते हैं। तो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की बात करें तो एक है मून। एवरेज डेंसिटी जो धरती की है वो 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है धरती का वो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। द हाईएस्ट पॉइंट, धरती का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी जो हाइट है 8,850 मीटर्स है। एंड द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज़ द चैलेंजर डीप इन मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। और सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है धरती का वो चैलेंजर डीप जो कि मैरियाना ट्रेंच में है, पैसिफिक ओशन में वो है, जो कि सिर्फ 10.9 किलोमीटर है। आगे देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती का जो है वो विकास क्रम, कैसे डेवलपमेंट होती गई धरती की। तो द अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4600 मिलियन ईयर अगो तक। तो 46 मिलियन ईयर अगो धरती का जो है वो माना जाता है कि निर्माण हुआ। इट इज़ बिलीव दैट सम पार्ट ऑफ द अर्थ सन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इट एंड स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड इट इन द फॉर्म ऑफ वेरियस प्लैनेट। तो ये माना जाता है कि कुछ भाग सूरज का जो है वो अलग हुआ इससे, और उसने अब इसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया प्लैनेट की शेप में। द वेरियस स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ आर फॉलो। तो हम वो नीचे देखेंगे किस तरीके से धरती का एवोल्यूशन हुआ। तो व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड इट वाज अनेबल टू सस्टेन लाइफ। वास्ट क्वांटिटीज ऑफ CO2 एंड H2O एज स्टीम वर रिलीज्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटीज। तो जब धरती का निर्माण हुआ तो यहाँ पर जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं थी। बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो थी वो स्टीम के तौर पर रिलीज हुई वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा। एज द अर्थ कूल्ड द स्टीम कंडेंस forming huge water bodies which we call the ocean। तो जैसे जैसे धरती ठंडी हुई तो जो स्टीम थी वो कंडेंस होनी शुरू हुई और धरती पर बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ का निर्माण शुरू हुआ, जिनको हम ओशन कहते हैं। द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ CO2 ट्रैप द सन रेज वार्मिंग द एटमोसफेयर। तो जो CO2 की जो बढ़ती हुई मात्रा थी वो उसने सन की जो रेस थी उनको ट्रैप किया, और जिससे धरती का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होना शुरू हुआ। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऑन लाइफलेस अर्थ वॉज। तो उस समय जब धरती पर जीवन नहीं था तो जो कंपोजिशन थी गैसेस की वो कुछ इस तरह थी। CO2 98%, नाइट्रोजन 1.9, ऑक्सीजन नील, मीथेन नील एंड आर्गन 0.1%। The conditions were now conducive for life to begin. The basic building blocks were present along with suitable temperature. Early life began, mobilizing nitrogen, sulfur and carbon। तो उसके बाद जो लाइफ थी धरती पर वो स्टार्ट होनी शुरू हुई, और जो लाइफ थी वो अब इस पर स्टार्ट होनी शुरू हुई।
द अमाउंट ऑफ CO2 वॉज रिड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो CO2 की जो मात्रा थी वो कम होनी शुरू हुई। एंड बाय द डिपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन बाय ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिजम्स के द्वारा लाइमस्टोन के जमा करने से भी। द बैक्टीरिया डिकम्पोस्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीज CO2 एंड मीथेन, बोथ ऑफ विच आर ग्रीन हाउस गैसेज। दिस मेंटेन ए स्टेबल टेम्परेचर फॉर लाइफ टू इवॉल्व फर्दर। जो बैक्टीरिया थे उन्होंने डिकम्पोज करना शुरू किया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद रिलीज होने वाले CO2 और मीथेन को, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस थी। दिस मेंटेन ए स्टेबल टेम्परेचर फॉर लाइफ टू इवॉल्व फर्दर। तो इससे क्या हुआ कि जो एक स्टेबल टेम्परेचर था लाइफ के लिए वो धरती पर तैयार होना शुरू हो गया। बाय नाउ फोटोसिंथेसिस हैड प्रोड्यूस इनफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस ने पर्याप्त मात्रा में O2 ऑक्सीजन गैस का एटमॉस्फेयर में निर्माण किया। दिस फ्री ऑक्सीजन कंबाइन विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। ये ऑक्सीजन जो था ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ और वाटर का निर्माण हुआ। इट आल्सो परमिटेड द एवोल्यूशन ऑफ रेस्पायरिंग एनिमल। तो इसने एनिमल्स को रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए अलो किया। Respiration restored the CO2 balance by consuming O2 and releasing CO2, thus maintaining the greenhouse blanket। तो रेस्पिरेशन ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्टोर किया और एक बैलेंस बना दिया ऑक्सीजन को कंज्यूम और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके। इससे क्या हुआ कि एक ग्रीन हाउस ब्लैंकेट का जो मेंटेनेंस है वो हुई। इन दिस वे द लाइफ एस्टैब्लिश्ड अ डायनामिक बैलेंस बाय अडेप्टिंग इटसेल्फ टू द अवेलेबल इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो लाइफ थी वो बड़े प्रभावी ढंग से एक बैलेंस्ड रूप में उसने अपने आप को इन्वायरमेंट में स्थापित कर लिया। मैन इज़ द यंगेस्ट अमंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच हैव इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ। तो मनुष्य जो है वो सबसे युवा है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कि धरती पर आए। यूजिंग हिज इंटेलेक्ट मैन हैज़ बीन एबल टू डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू मेक हिज सराउंडिंग्स सूट हिज कंफर्ट। अपनी बुद्धि का यूज़ करते हुए मैन ने क्या किया है कि साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप किया ताकि अपने आसपास की जो स्थिति है उसको अपनी सुविधा के मुताबिक कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सके। मीन वाइल मैंस एक्सेसिव इंटरफेरेंस विद नेचर हैज़ डिस्ट्रॉयड द नेचुरल इन्वायरमेंट टू ए ग्रेट एक्सटेंट। परंतु उसके साथ ही मनुष्य की जो कुदरत के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ है, उसने जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है। द ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव डैमेज्ड आवर इन्वायरमेंट सो मच दैट टुडे द रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट हैज़ बिकम एक्सट्रीमली एसेंशियल। तो जो मनुष्य गतिविधियां हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, उन्होंने हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और अब उस नुकसान की भरपाई करने का और पर्यावरण को बचाने का जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से चले यार बंद कर इसको, इनको बचाने की ज़रूरत है। तो इसके साथ ही आपका ये लेसन जो है ये यहाँ पर ख़त्म होता है।